आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर आज स्वागत है। आज हम लोग वाक्यों में व्यवहार होने वाले विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे और किस विराम चिन्ह का क्या नाम है उसको हम लोग आज पहचानेंगे। आइए जानते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहा जाता है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य या वाक्यों के अंतर्गत जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि हम अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंदर जिन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह जो हैं लगभग 13 प्रकार के हैं। देखिए विराम चिन्ह के प्रकार, यहाँ पर मैंने विराम चिन्हों का नाम लिखा हुआ है, विराम चिन्ह किस प्रकार देखने में है वो लिखा हुआ है और इन्हीं विराम चिन्हों का वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग हुआ है वह मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया हूँ। तो आते हैं सबसे पहला है पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम देखने में ऐसा है, मैं इसका व्यवहार किया हूँ वाक्य में, मैं पढ़ती हूँ, यानी कि यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अल्प विराम यानी कि यहाँ पे ये देखिए गणेश, करीम और थॉमस स्कूल जाते हैं, यहाँ पर 3 लोगों के बीच में समझाने के लिए यहाँ पर कॉमा और का व्यवहार किया गया है। ठीक उसी प्रकार अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, उद्धरण, कोष्ठक, विभाजन, विवरण, लोप, हंस पदक, अपूर्ण बोधक, पुनरुक्ति चिन्ह जो है यहाँ पर दिया हुआ है और उनके नाम है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पूर्ण विराम के चिन्ह से। पूर्ण विराम का चिन्ह किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर पहला है वाक्य के पूर्ण होने पर यह चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि वाक्य जब हम लोग संपूर्ण बोल देते हैं और वह वाक्य जब समाप्त हो जाती है तो उसके पूर्ण होने पर हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम, देखिए अल्प विराम किसे कहते हैं? जिस वाक्य का वाक्यों में थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता होती है, यानी कि हम जब वाक्य बोलते हैं उसमें थोड़ी देर रुकने के लिए हमें जब ज़रूरत पड़ती है तब हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि रमेश, गणेश, दिनेश और रमन पढ़ने गए। उसके बाद में आइए अगला है अर्धविराम। इसे हम लोग अर्धविराम बोलेंगे, जैसे मैं दुखी हूँ, मुझे मत मारो। तो अर्धविराम जहाँ पूर्ण विराम से कम अल्प विराम से अधिक देर रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर देखिए एक वाक्य है, क्या तुम पिकनिक चलोगे? इसमें प्रश्न किया गया है। जिस वाक्य से प्रश्न करने या पूछने का बोध हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यानी कि जिस वाक्य में हम किसी चीज़ के बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए ऐसा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, मन के सुख, दुख, शोक, लज्जा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग आश्चर्य बोधक शब्द के बाद और पूरे वाक्य के बाद किया जाता है। जैसे कि हाय मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई, यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है उद्धरण चिन्ह। देखिए यहाँ पर है ऊपर में उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? महान व्यक्तियों के कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों लिखते समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस ने हमें जय हिंद का नारा दिया, उन्होंने हमें जय हिंद का नारा दिया, इसलिए इस शब्द को हम लोगों ने उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा है। अगला है देखिए कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक ऐसा होता है जैसे कि वाक्य में आए हुए अस्पष्ट अर्थ वाले शब्द के आगे कोष्ठक रखकर उसका सरल शब्द लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए राष्ट्रपिता, अब हम राष्ट्रपिता किसे समझेंगे? गांधी जी को। तो गांधी जी को जो है वो कोष्ठक में लिखा गया है, तो हम राष्ट्रपिता कहने से ये समझेंगे कि हम गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। राष्ट्रपिता यानी कि गांधी जी को हम कभी नहीं भूलेंगे। तो कोष्ठक चिन्ह वाक्य में आए हुए अस्पष्ट अर्थ वाले शब्द के आगे कोष्ठक रखकर उसका सरल शब्द लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है देखिए विभाजन चिन्ह। विभाजन, दो शब्दों के बीच में विभाजन करने के लिए, जैसे यहाँ पर वाक्य है कविता कहानी, कुछ तो लिखना चाहिए। कविता और कहानी इन दोनों में विभाजन करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दो या दो से अधिक शब्दों को एक दूसरे से मिलाने के लिए विभाजन चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। इसे सामासिक या योजक चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि विभाजन चिन्ह को सामासिक या योजन चिन्ह भी कहते हैं। या दो से अधिक शब्दों को मिलाने के लिए, एक साथ लिखने के लिए उन दोनों के बीच में विभाजन चिन्ह का प्रयोग करके हम उस वाक्य को संपूर्ण करते हैं। अगला है विवरण चिन्ह। देखिए यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनाया हुआ है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसी के बारे में विस्तार से कहने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है, यानी कि किसी भी विषय के ऊपर विस्तार से बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है निम्नलिखित खंड को व्याख्या करो, फिर इस चिन्ह को देने के बाद में हम उसके बारे में विस्तार से लिखेंगे, तो इस चिन्ह का नाम विवरण चिन्ह है। अगला है लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक, देखिए यहाँ पर इतना सारा बिंदु मैंने दिया हुआ है और मैंने एक वाक्य लिखा है, मैं आगे कुछ नहीं कह, उसके बाद में लोप सूचक चिन्ह दिया गया, यानी कि और भी कुछ बातें हैं। जब हम बोलते बोलते कारणवश रुक जाते हैं तब लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में भी छूटे हुए अंश के साथ इसका प्रयोग होता है, यानी कि हम जब कुछ बोलते बोलते रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं, फिर उस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है हंस पदक, यानी कि त्रुटि पूरक। हम जब किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शब्द छूट जाते हैं बीच में, उन शब्दों को हम लोग ऊपर लिख देते हैं और उसके लिखे हुए स्थान को हम लोग इस सूचक चिन्ह से जो है दर्शाते हैं। जैसे कि हम घर जाएंगे, हमें ऐसा लगता है कि एक शब्द छूट गया, तो उस छूटे हुए शब्द को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह देकर उस शब्द को इस चिन्ह के ऊपर में लिख देंगे, वाक्य के ऊपर लिखेंगे और हमें ऐसा समझ में आएगा कि हम कल घर जाएंगे। हमारे अनुसार, इस वाक्य के अनुसार जो है हमारे कल जो शब्द है यह छूट गया था, इसलिए मैंने इस चिन्ह को दिखाकर इस शब्द को ऊपर लिखा है। तो इसे हंस पदक चिन्ह भी कहते हैं। जब वाक्य में लिखते लिखते हम कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं और बाद में उन भूलों को सुधार कर वाक्य के ऊपर लिखते हैं, उस समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसे ठीक चिन्ह के ऊपर छूटा हुआ शब्द या अंश हम लोग लिख देते हैं। जहाँ पर छूट जाता है वहाँ पर इस चिन्ह को लगाकर हम लोग उस शब्द को, छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। अगला है अपूर्ण बोधक। देखिए अपूर्ण बोधक चिन्ह का इस प्रकार है। तो अपूर्ण बोधक, लिखते समय हम कुछ पंक्तियाँ छूट जाती है, उस समय अपूर्ण बोधक चिन्ह का व्यवहार किया जाता है। कहानी को संक्षिप्त रूप में करने में या कविता को छोटी करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कहानी को हम लोग बताना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं कि यह कहानी का एक जो है 4-5 लाइन है, हम लोग क्या करते हैं, शुरुआती 2-3 शब्द लिखते हैं, फिर बाद में अपूर्ण बोधक चिन्ह को लगाकर उसके बाद में अंतिम 4-5 शब्दों को लिखकर पूर्ण विराम चिन्ह देते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें इस कहानी का यहाँ इस शब्द से शुरू करके अंत के इस शब्द तक पढ़ना है। तो बीच के कुछ वाक्यों को, कुछ शब्दों को हम लोग छोड़ देते हैं और उसे ही दर्शाने के लिए हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है और इस चिन्ह का नाम होता है अपूर्ण बोधक चिन्ह। अंतिम है पुनरुक्ति चिन्ह। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ दिया हुआ है। पुनरुक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, जब एक ही विषय के बारे में बार बार कहना हो तब पहले कहे हुए शब्द के नीचे पुनरुक्ति चिन्ह को लगाया जाता है। यानी कि जब हम वाक्य में एक ही या 2-3 शब्दों को बार बार कहना चाहते हैं, अलग अलग वाक्य होगा, लेकिन हम लोग पहले के वाक्य के कुछ शब्दों को बार बार अगर हमें लिखना हो तो हम उस दोहराए गए शब्द को बार बार न लिखकर इस पुनरुक्ति चिन्ह को यहाँ पर लिख देते हैं तो हमें समझ में आती है। जैसे कि सुबह उठने से बुद्धि बढ़ती है और यह चिन्ह दिया गया है, इसका मतलब फिर से सुबह उठने से शक्ति बढ़ती है। यानी कि दोनों वाक्य में सुबह उठने से जो शब्द दिए गए हैं ये दोनों वाक्य में बार बार आएंगे और इसी बार बार आने वाले शब्दों को दर्शाने के लिए हमें पुनरुक्ति चिन्ह का व्यवहार करना पड़ता है। तो इस प्रकार आज हम लोग वाक्यों में व्यवहार होने वाले विराम चिन्हों के बारे में जाने और उसको समझें। और देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, इसे हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह कहेंगे, इसे अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, विभाजन चिन्ह, विवरण चिन्ह, लोप चिन्ह, हंस पदक या त्रुटि पूरक, अपूर्ण बोधक और पुनरुक्ति
चिन्ह। उम्मीद है कि आज के मेरे इस वीडियो से आप हिंदी भाषा में व्यवहार होने वाले विराम चिन्हों के बारे में अच्छी तरह जान पाए होंगे। धन्यवाद। और आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले अगले वीडियो के बारे में तुरंत पता चल सके।